हम आते हैं ज्वाइंट पीडीएफ पे, क्योंकि भाई इंडिविजुअली अभी यही अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था तो हम किसकी बात करते थे, ज्वाइंट पीएमएफ की बात करते थे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, क्योंकि वहां इंडिविजुअल पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन यहां पे हम क्या बात करेंगे, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में इंडिविजुअल पॉइंट्स की या सिंगल पॉइंट की इन जनरल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो हम यहां पे प्रोबेबिलिटी की बात ना करके किसकी करेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की करेंगे। तो उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं, देखो ध्यान से, एफ एक्स वाई ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स, है ना। तो ज्वाइंट पीएमएफ जैसे था वैसे यहां ज्वाइंट पीडीएफ आ गया। हम दोनों को ज्वाइंटली देख रहे हैं रैंडम वेरिएबल को विद रिलेशन एंड, हमेशा एंड रिलेशन से देख रहे हैं, और हम पता कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है। हम ये कह रहे हैं यक्स स्मॉल एक्स वैल्यू ले रहा है और वाई स्मॉल वाई वैल्यू ले रहा है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है क्या। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू अल्टीमेटली सिग्निफाई करती है कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि कम। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू ज्यादा, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा, उस पॉइंट की रेंज में या उस पॉइंट की विसिनिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर हम क्या कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू कम, जिस पॉइंट के लिए उस पॉइंट की रेंज में या उस पॉइंट के आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी कम, अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ज्यादा तो उस पॉइंट के आसपास वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा। ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन सिग्निफाई करता है सिंगल रैंडम वेरिएबल में, हम पढ़ चुके हैं। देखो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखो, एफ एक्स एक्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से भी बहुत सारे रिलेशन हम डेवलप करने वाले हैं, फिर पीडीएफ और सीडीएफ में रिलेशन लिख लेंगे, देन हम आगे क्वेश्चन करने के लायक हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो हम क्या सिंगल रैंडम वेरिएबल में हम क्या करते थे बेटा, देख लो, एक्स और स्मॉल एक्स प्लस डी एक्स ले लेते थे। यहां पे ज्वाइंटली देख रहे हैं तो एंड रिलेशन के साथ देखेंगे, तो दूसरा रैंडम वेरिएबल क्या ले लेंगे, y से y प्लस डी वाई। और वहां जब एक रैंडम वेरिएबल लेते थे तो हम क्या करते थे, डिवाइड बाई डी एक्स कर देते थे कि x इस रेंज में वैल्यू ले रहा है, डिवाइडेड बाई डी एक्स। यहां पे y इस रेंज में वैल्यू ले रहा है साथ में और के साथ, और डिवाइडेड बाई फिर क्या हो जाएगा, dx इसके करस्पॉन्डिंग और dy किसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग, dx dy इसके करस्पॉन्डिंग। ये आपके एक तरह से ज्वाइंट, ऑब्वियसली dx एंड dy आर टेंडिंग टू 0, दे आर वेरी वेरी स्मॉल, ऑब्वियस सी बात है ना। dx यहां कई बार लिखा रहेगा लिमिट dx टेंड्स टू 0, dy टेंड्स टू 0, ऑब्वियस सी बात है ना, दे आर वेरी वेरी स्मॉल। तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जब हम ज्वाइंटली देखते हैं दोनों रैंडम वेरिएबल को विद एंड रिलेशन। ज्वाइंटली का मतलब ही होता है हम ज्वाइंटली देख रहे हैं, x वैल्यू ले रहा है और y स्मॉल y वैल्यू ले रहा है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू क्या है। और हम और रिलेशन से जब भी आप एंड रिलेशन के साथ कोई प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहोगे, जब भी एंड रिलेशन के साथ कोई प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहोगे, तो हमेशा आपको क्या देखना पड़ेगा, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का यूज करना पड़ेगा। जब भी एंड रिलेशन के साथ कोई प्रोबेबिलिटी बतानी है, देन ओनली यू कैन यूज द प्रोबेबिलिटी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। सिंपल सी बात है, याद रखो, है ना, हमेशा। ये हो गया, तो ये तो सिंपल सी डिफिनीशन हो गई। अब देखो, जैसे हम ज्वाइंट सीडीएफ से इंडिविजुअल सीडीएफ फाइंड आउट करते थे, हम ज्वाइंट पीडीएफ से इंडिविजुअल पीडीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, मान लो मुझे y का पीडीएफ फाइंड आउट करना है, तो मैं dx को इधर लेते आऊंगा। देखो ध्यान से क्या करूंगा, यहां लेते आया मैं, dx को मल्टीप्लाई कर दिया, तो बचा क्या यहां पे, प्रोबेबिलिटी दैट x इज बिटवीन x एंड x प्लस dx बचा, एंड ये तो बचे ही ना, y इज बिटवीन y टू y प्लस dy बचा, डिवाइडेड बाई dy बचा। अब ध्यान से देखो, ये एक तरह से जब आप f(x) को dx से मल्टीप्लाई कर देते थे तो वो एक तरह से प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता था। किसको, प्रोबेबिलिटी को। मैंने बताया था f(x) dx कर दो तो वो रैंडम वेरिएबल x के स्मॉल x सैंपल लेने की प्रोबेबिलिटी को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना, अप्रोक्सीमेटली। तो यहां हमने केवल dx से मल्टीप्लाई किया। अगर dy से हम मल्टीप्लाई कर देते, dx इंटू dy कर देते, तो ये रिप्रेजेंट करता इस एंड प्रोबेबिलिटी को कि x इस विसिनिटी में वैल्यू ले रहा है स्मॉल x से x प्लस dx में, और y
स्मॉल y से स्मॉल y प्लस डी वाई में वैल्यूज ले रहा है, तो इस एंड रिलेशन वाले की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, एफ एक्स वाई एक्स वाई इंटू डी एक्स डी वाई। अगर दोनों डी एक्स डी वाई दोनों से मल्टीप्लाई कर देते तो हमें प्रोबेबिलिटी निकलता। लेकिन अगर ध्यान से सोचो, रिलेट करने की कोशिश करो, चीजों को रिलेट करो, अपने आप आ जाएंगी। हमने केवल dx से मल्टीप्लाई किया, तो हम देखो जब dx dy दोनों से डिवाइड किए थे तो ये ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब ध्यान से देखो, हमने इसमें से dx हटा दिया तो ये केवल अब dy के रिस्पेक्ट में डेंसिटी फंक्शन की तरफ इशारा कर रहा है कि नहीं, ध्यान से सोचने की बताना। ये एक तरह से dy रैंडम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेंसिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, क्योंकि यहां केवल dy से डिवाइडेड है, dx dy दोनों से डिवाइडेड था तो ज्वाइंट एक तरह से डेंसिटी है ना। dx को हम इस तरफ लेते आए तो अब x की प्रोबेबिलिटी देख रहे हो, y की भी प्रोबेबिलिटी देख रहे हो रेंज को, लेकिन डिवाइड केवल किससे कर रहे हो, dy से। तो y के रिस्पेक्ट में यहां डेंसिटी फंक्शन है, लेकिन x के रिस्पेक्ट में यहां क्या है, प्रोबेबिलिटी है। अगर आप देखो ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, y के रिस्पेक्ट में डेंसिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है और x के रिस्पेक्ट में केवल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि dx से आपने यहां मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखो, मैं अगर दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दूं, राइट फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दोनों तरफ माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, किसके रिस्पेक्ट में, इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो देखो बचेगा क्या। लॉजिकली सोचो, ये फार्मूला फिर मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूं, है ना, मैं लॉजिकली सोच के आपको लिखवा रहा हूं कि आप लिंक कर पाओ कहां से आ रहा है फार्मूला, है ना। डिराइव तो मैं डायरेक्टली रिलेशन लिखवा सकता था, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ एक्स वाई एक्स वाई डी एक्स। यहां पे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, x के रिस्पेक्ट में, मतलब इस इंटीग्रेशन के लिए स्मॉल y क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि एफ एक्स वाई एक्स और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्मॉल x और स्मॉल y का फंक्शन है। हम इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस इंटीग्रेशन के लिए y क्या है, एक कांस्टेंट की तरह। अब यहां ध्यान से सोचो, आप क्या कह रहे हो कि x के जितने सैंपल है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, सब पे इंटीग्रेशन ये करना है, सब पे इस ज्वाइंट एफ एक्स वाई एक्स वाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है और सबको ये क्या कर देना है, सारे x के सैंपल पे इस चीज को क्या कर देना है, ऐड कर देना। आप यही तो कह रहे हो। अब ध्यान से इधर सोचो, इस राइट हैंड साइड को सोचो, आप क्या कह रहे हो, x के सारे सैंपल पे इस चीज को ऐड करना है। अब एक चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं, जो ज्वाइंट पीडीएफ था आपका, ये ध्यान से देखना, जो हमने एक लिया था 1 और 2, 1/2 एंड 1/2, और Q लिया था हमने 3, 4, 5, इसीलिए वो जरूरी था। और इसके जो ज्वाइंट पीडीएफ थे P और Q के, वो उनकी ये 1/3 1/3 1/3 था, है ना। तो उसमें था 1 3 1, एक पॉइंट ये था, 1 4 पॉइंट था, 1 5 पॉइंट था, 2 3 पॉइंट था, 2 4 पॉइंट था, 2 5 पॉइंट था, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना क्या होगा। अब अगर हमें ये ज्वाइंट आ गया था, ये क्या आ गया था, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आ गया था, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, इसकी 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। और जाके आप वो लेक्चर देखना इंफॉर्मेशन थियरी वाले पार्ट में, मैंने जहां ज्वाइंट पीएमएफ से सिंगल प्रोबेबिलिटी निकालने की क्या तरीका बताया था। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी x = 1 फाइंड आउट करनी है, p = 1 ऑब्वियसली, या q = 2 की प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है, किसी इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल के सिंगल पॉइंट की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है फ्रॉम द ज्वाइंट पीएमएफ, तो कैसे निकालते हैं मैंने वहां सिखाया है। आप p देखो, यहां p और q की प्रोबेबिलिटी आपको पता थी, p और q इंडिपेंडेंट थे तो आपने ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज निकाल दी थी। क्या ज्वाइंट में इतने सारे 6 सैंपल से 2 into 3, और ज्वाइंट वाले सैंपल स्पेस में इंडिविजुअल जो सैंपल्स हैं, ज्वाइंट सैंपल्स, उनकी प्रोबेबिलिटीज 1/6 1/6 हैं। तो मैंने ये चीज आपको बताई थी कि ये जो रैंडम वेरिएबल p है या रैंडम वेरिएबल q है, इसमें किसी सिंगल पॉइंट की अगर प्रोबेबिलिटी बतानी हो तो हम ज्वाइंट पीएमएफ से हमेशा बता सकते हैं। कैसे ज्वाइंट पीएमएफ से हमेशा बता सकते हैं, अगर q की 3 पॉइंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है, जो कि 1/3 हमें पता, देखें हम ज्वाइंट पीएमएफ से निकालते हैं तो 1/3 आता है कि नहीं। तो इसको कुछ नहीं करना है, q को आप फिक्स कर दो, q को फिक्स कर दो और p की जितनी वैल्यूज हैं उनको वेरी करो और उनका जो ज्वाइंट आएगा उनको ऐड करते जाओ। q को आपने फिक्स कर दिया, q is 3, और p को आप वेरी करो, p एक वैल्यू ले सकता है 1 3 प्लस q को फिक्स कर दिया, p और क्या वैल्यू ले सकता है 2। तो p की जितनी बाकी पॉसिबल वैल्यूज हैं
उनको वेरी करते जाओ, क्यू को फिक्स रखो और ज्वाइंट पॉइंट लेते जाओ और उन ज्वाइंट पॉइंट का जो ज्वाइंट पीएमएफ से आपको प्रोबेबिलिटी पता होगी वो लेते जाओ, आपको वहां से आंसर मिल जाएगा 1/3 + 1/3 कितना आ गया, 1/6 + 1/6 1/3 आ गया कि नहीं। अब इसी तरह से अगर मुझे मिलता प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल p टेक्स द वैल्यू 1, तो मुझे p को फिक्स कर देना होता, p को फिक्स कर दो, p 1 है और q को फिर वेरी करो, एक पॉसिबिलिटी है 3 प्लस 1, एक पॉसिबिलिटी है 4 प्लस एक पॉसिबिलिटी है क्या 5। तो अब देखो 1 और 3 की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी 1/6 प्लस 1 और 4 की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी 1/6 और 1 और 5 की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी 1/6, तो ये आ गया 3/6 1/2 आ गया कि नहीं। तो ज्वाइंट पीएमएफ से सिंगल प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या है, ज्वाइंट पीएमएफ अगर आपको पता है और इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल्स की किसी सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो ये तरीका मैंने वहां पे डिराइव किया हुआ और इसको प्रोबेबिलिटी, बेसिक प्रोबेबिलिटी से लिंक करके बताया हुआ है। यही तरीका है जिसका प्रोबेबिलिटी निकालनी है p = 1, तो p को फिक्स कर दो, q के फिर जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसको p के साथ लेते जाओ, q के जितने पॉसिबल वैल्यूज हैं उसको p को फिक्स करके लेते जाओ 1 3, p को फिक्स किया, q 1 4, q की और क्या पॉसिबल वैल्यू उसके साथ इसको q को p को कंबाइन करते जाओ और जो यहां से ज्वाइंट पॉइंट आ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ज्वाइंट पीएमएफ से देख लो और उनको ऐड करते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। तो जिस पॉइंट की निकालनी उसको फिक्स किया, बाकी दूसरे वाले रैंडम वेरिएबल को वेरी करो, जितने उसके पॉसिबल सैंपल्स हैं सारे सैंपल वेरी करो उसको, है ना, जिसकी निकालनी उसको फिक्स और दूसरे वाले को क्या करना है, वेरी करना है, जितने वो सैंपल वैल्यूज ले रहा है सारे सैंपल वैल्यू उसको वेरी करना है और इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाते जाना, इसके साथ कॉम्बिनेशन, इसके साथ कॉम्बिनेशन, है ना, जो फिक्स है उसके साथ कॉम्बिनेशन और ज्वाइंट से उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो, है ना, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी से इन सैंपल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, आपको इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। समझ में आ रही बात, ये चीज मैंने वहां बता रखा है कि इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज अगर निकालनी है ज्वाइंट पीएमएफ से तो ये तरीका है, जिसकी निकालनी उसको फिक्स करो, बाकी दूसरे रैंडम वेरिएबल के जितने पॉसिबल सैंपल्स हैं उनको वेरी करते जाओ, उस फिक्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाते जाओ और वो जो कॉम्बिनेशन बने उनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी यहां से देख लो और आंसर आ जाएगा। देख लो यहां पे अगर इसी चीज को हम देखें, आप क्या कह रहे हो, यक्स को मुझे -∞ से ∞ वेरी करना है, ये इंटीग्रेशन -∞ से ∞ के करने क्या मतलब, जो स्मॉल एक्स है इसको मुझे -∞ से +∞ वेरी करना है और y तो क्या है, y को आप वेरी नहीं कर रहे हो, y स्मॉल y की वैल्यू पे फिक्स है। अगर ध्यान से देखो ये y स्मॉल y पे फिक्स है, ये स्मॉल y 2 भी हो सकता है, 2 है तो 2 पे फिक्स है, 3 है तो 3 पे फिक्स है, 4 है तो 4, कोई y = स्मॉल y पॉइंट है वहां पे ये फिक्स है रैंडम वेरिएबल y। अगर ध्यान से देखो ये वेरी नहीं कर रहा है -∞ से ∞, यक्स वेरी कर रहा है -∞ से ∞, स्मॉल y या रैंडम वेरिएबल y स्मॉल y वैल्यू पे फिक्स है, स्मॉल y कुड बी 1, कुड बी 2, कुड बी 3, एनीथिंग, बट ये स्मॉल y वैल्यू पे फिक्स है। लेकिन यक्स वेरी कर रहा है, जितने पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है -∞ से ∞, और उसी की ये क्या है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। तो अभी आपने देखा अगर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी में एक को हम फिक्स कर देते हैं, जैसे q को हमने फिक्स कर दिया, और रैंडम वेरिएबल ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी में अगर एक को हमने फिक्स कर दिया, q को हमने फिक्स कर दिया और हमने दूसरे रैंडम वेरिएबल को जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है पे वेरी किया, तो हमें बचा क्या, जो चीज फिक्स थी उसी की प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाती है। तो यहां देखो y फिक्स है और यक्स को हम इसके जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उस पर वेरी कर रहे हैं और ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। देखो एंड वाली, देखो बार बार ना हम ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, है ना, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी में हमने क्या किया, एक को फिक्स किया और दूसरे को वेरी कर रहे हैं सारे सैंपल में। देखो p को फिक्स किया और दूसरे को हम वेरी कर रहे हैं जितने पॉसिबल 3, 4, 5 और सबको क्या कर रहे हैं, ऐड। इंटीग्रेशन करने का क्या मतलब, एडिशन। तो हमें क्या मिल जाता है, जिसको हमने फिक्स किया उसकी प्रोबेबिलिटी। तो देखो ऊपर वाले से, क्योंकि y तो क्या है, x से इंडिपेंडेंट है, हमें इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। रैंडम वेरिएबल x जो स्मॉल x वैल्यू ले रहा है, स्मॉल x को हमें -∞ से ∞ वेरी करना है, जितने पॉसिबल सैंपल हैं सब पे वेरी करना है, और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो dy तो x के रिस्पेक्ट में क्या, इंडिपेंडेंट, तो ये तो नीचे रहेगा और ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ब्रेक हो जाएगी किस प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी दैट y टेक्स द वैल्यू y < y + dy। क्योंकि अगर एक को फिक्स कर देते हैं हम रैंडम वेरिएबल को और दूसरे रैंडम वेरिएबल को हम उसके सारे सैंपल वैल्यूज पे वेरी करते हैं और ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं,
देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन करने का क्या मतलब, इस ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी में आप इस रैंडम वेरिएबल x को सारे सैंपल वैल्यू जो ये लेता है उस पर वेरी कर रहे हो, कीपिंग y फिक्स, और जो पॉइंट्स आ रहे हैं अलग अलग, स्मॉल x की वैल्यू 1 पे ये कुछ आएगा, एंड कुछ आएगा, ये तो फिक्स है, स्मॉल x 2 पे कुछ और आएगा, एंड कुछ और आएगा, और इसी को बार बार आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट मतलब ऐड करते जा रहे हो। जब ऐड करते जाओगे तो रिजल्टेंट बचता क्या, जो चीज फिक्स है उसकी प्रोबेबिलिटी के बराबर, तो ये यही चीज आएगी डिवाइडेड बाई dy। और ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है कि नहीं, पीडीएफ ऑफ द रैंडम वेरिएबल y, ऐसे ही निकालते थे कि नहीं, रैंडम वेरिएबल x का पीडीएफ कैसे निकालते थे, x टेक्स द वैल्यू स्मॉल x प्लस dy अपॉन dx, वही होता था fx, तो ये fy y आ गया। मतलब अगर ज्वाइंट पीडीएफ का इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में x के रिस्पेक्ट में कर दोगे तो x को तो आपने क्या कर दिया, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो अब बच क्या गया, स्मॉल y का वो फंक्शन बच गया, और वो स्मॉल y का फंक्शन बच गया, वही क्या हो गया, पीडीएफ ऑफ द रैंडम वेरिएबल y। सिमिलरली हम प्रूफ कर सकते हैं कि y के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन कर देंगे ज्वाइंट पीडीएफ का तो हमें बच क्या जाएगा, x का पीडीएफ बच जाएगा। तो ज्वाइंट पीडीएफ से इंडिविजुअल पीडीएफ निकालना सिंपल हो गया कि नहीं बेटा, ध्यान से बताओ। तो क्या हुआ बेटा, ध्यान से देखो, fxy, ये फार्मूले आपको रटवा दिए जाते हैं तो लॉजिक से थोड़ा समझो, ये तो मैंने यहां लिख ही दिया है। अगर मुझे पता करना है क्या, fxx पता करना है ज्वाइंट पीडीएफ से, तो इसको कुछ नहीं करना है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अगर क्या पता करना है, fxx पता करना है, मतलब ये x का फंक्शन आना चाहिए, तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जितने y के सैंपल है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, उन सारे सैंपल के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन कर दो, तो बच क्या जाएगा, x का पीडीएफ बच जाएगा। और y का अगर पीडीएफ निकालना है स्मॉल y, तो ये देखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fxy है ना, स्मॉल xy, y का तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो यहां से आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है ना। ये तो यहां से भी आप इंडिविजुअल पीडीएफ कैसे निकालना है, यहां इंटीग्रेशन करके, जबकि सीडीएफ में इंडिविजुअल सीडीएफ निकालना था तो x को इन्फिनिटी कर दो, y को इन्फिनिटी कर दो, वो करना था, बस पॉइंट की वैल्यू रखनी थी, स्मॉल x की वैल्यू इन्फिनिटी रख दो, y का सीडीएफ मिल जाएगा, स्मॉल x को इन्फिनिटी रख दो, स्मॉल x को इन्फिनिटी रख दो, y का सीडीएफ, स्मॉल y को इन्फिनिटी रख दो, x का सीडीएफ। यहां लेकिन x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो तो y का पीडीएफ, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होनी चाहिए, तो x का पीडीएफ मिल जाएगा, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे। अब एक चीज और ध्यान से देखो, अब मैं पीडीएफ और सीडीएफ में थोड़ा सा रिलेशन बता देता हूं। अब यहां से ध्यान से देखो, ये क्या होगा, देखो जैसे अभी आपने सीडीएफ का पढ़ा वैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये किसका फंक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, ये कंडीशनल सीडीएफ है, कंडीशनल सीडीएफ। ये हमेशा देखो, अब ज्वाइंट, ये कंडीशनल सीडीएफ क्या बता रहा है, कंडीशनल सीडीएफ ये बता रहा है कि रैंडम वेरिएबल y सैंपल वैल्यू y की रेंज में वैल्यू ले चुका है, क्योंकि पीडीएफ में क्या होता है, हम पॉइंट की बात करते हैं ना, तो रैंडम वेरिएबल y जो स्मॉल y पॉइंट या स्मॉल y सैंपल ले चुका है, तो रैंडम वेरिएबल x के स्मॉल x सैंपल लेने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ये कंडीशनल सीडीएफ, कंडीशनल पीडीएफ क्या बता रहा है, यहां x बाई y मत कर देना, ये जो कंडीशनल पीडीएफ है ये भी क्या होगा, स्मॉल x और स्मॉल y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनका फंक्शन होगा। जैसे अभी मैंने बताया था आपको कंडीशनल सीडीएफ, वो किसका फंक्शन होता था, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x और y का, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी में x और y दोनों थे, तो स्मॉल x भी था प्रोबेबिलिटी के कैलकुलेशन में, स्मॉल y, तो स्मॉल x पे भी डिपेंड करेगा प्रोबेबिलिटी, और स्मॉल y पे तो x और y दोनों के फंक्शन थे। सिमिलरली यहां पे भी होगा, क्योंकि पीडीएफ क्या है, पीडीएफ तो क्या है, डेंसिटी है, अल्टीमेटली आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो और उसको dx और dy से डिवाइड कर दे रहे हो, तो अल्टीमेटली निकल क्या रहा है, पीडीएफ। तो कंडीशनल पीडीएफ में भी आपको क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज तो निकालोगे ही, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज निकालोगे उसको डिवाइड करके क्या कर दोगे, डेंसिटी में बदल दोगे। तो कंडीशनल जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो उसमें स्मॉल x का भी वो फंक्शन होगा, स्मॉल y का, तो कंडीशनल पीडीएफ इज फंक्शन ऑफ स्मॉल x y। ये यही बता रहा है कि रैंडम वेरिएबल y स्मॉल y वैल्यू ले चुका है, देन
यक्स के स्मॉल एक्स वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू क्या है, दैट इज कंडीशनल पीडीएफ, है ना। और देखो ज्वाइंट पीडीएफ, कंडीशनल पीडीएफ के फॉर्म में हम कैसे लिखते थे बताओ ध्यान से, यही लिखते हैं ना, इनटू, देखो जब हम कंडीशनल ज्वाइंट सीडीएफ लिखते थे कैपिटल एफ एक्स वाई, तो हमारा क्या होता था, कैपिटल एक्स ऑफ्लिक वाई स्मॉल एक्स वाई इंटू एफ वाई वाई आता था कि नहीं। एक्स बाई वाई है तो वाई से मल्टीप्लाई, वाई बाई एक्स है तो एक्स से मल्टीप्लाई। सिमिलरली इट कुड बी रिटन एज एफ वाई बाई एक्स, ये भी फंक्शन होगा, ये कैपिटल एक्स, यहां पे देखो ये बस बता रहा है कंडीशनल पीडीएफ है ये, वाई बाई एक्स मतलब, और ये फंक्शन होगा स्मॉल एक्स वाई का। यहां ऑब्लिक मत कर देना, कुछ लोग यहां भी ऑब्लिक कर देते हैं, मैंने देखा कई बार। वो रिप्रेजेंटेशन मतलब ये बता रहा है कि ये किसका फंक्शन है वाई बाई एक्स, तो ये एक्स कामा वाई ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है लिखना। कई बार आपको स्मॉल एक्स बाई वाई भी दे देते हैं, लेकिन वो उतना सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि ये कंडीशनल पीडीएफ है, ये वाई बाई एक्स बता दिया, और ये कंडीशनल पीडीएफ will be the function of, conditional PDF है ये, will be the function of independent variables x and y। ये जो ब्रैकेट में है वो किसका फंक्शन है ये बताता है ना। तो यहाँ x बाई वाई लिखने का कोई मतलब नहीं, ये आपको समझ में आना चाहिए। x के करस्पॉन्डिंग x है, ये y बाई वाई और x भी लिख सकते हो, इट डजंट मैटर। x के करस्पॉन्डिंग हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x रखे हुए हैं और y के करस्पॉन्डिंग हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल y रखे हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो x स्मॉल x वैल्यू ले चुका है, देन y के स्मॉल y वैल्यू लेने की क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ये बताता है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बताता क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो कई बार इसको सिग्निफाई करने के लिए ऐसे भी लिख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अभी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल y और x का फंक्शन है। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x और y, उसका फंक्शन है ये कंडीशनल, है ना। तो ऐसे भी लिख दो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है। इनटू क्या हो जाएगा, x वाले का आएगा जो E1 बाई E2 रहता है तो E2 से मल्टीप्लाई कहते हैं, E2 बाई E1 रहता है तो E1 से मल्टीप्लाई, तो fx आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये तो जनरल फार्मूले हो गए सारे। अब हम कहेंगे इफ x and y are, ये जनरल फार्मूले, they are always valid whether x and y are dependent independent doesn't matter, they are the general formulas, है ना। if x and y are independent, जब x and y इंडिपेंडेंट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हैं y बाई x की या x बाई y की, वो केवल y बाई एक्स की प्रोबेबिलिटी केवल y की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, x के होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। x बाई y की प्रोबेबिलिटी x की प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि y के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। y क्या हो चुका है उससे x की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x बाई y की प्रोबेबिलिटी x की प्रोबेबिलिटी के बराबर होगी। y बाई x की प्रोबेबिलिटी ये कह रही है कि x हो चुका है तो y की प्रोबेबिलिटी बताओ, लेकिन x और y इंडिपेंडेंट है तो x हो चुका है नहीं हो चुका इससे फर्क ही नहीं पड़ता, y की प्रोबेबिलिटी वही रहेगी जो होनी थी, तो y की प्रोबेबिलिटी के बराबर ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो x और y अगर इंडिपेंडेंट है तो यही जो x बाई वाई है, एक्स वाई विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, y के हो जाने से x की डेंसिटी फंक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू प्रोबेबिलिटी ऑल्सो, है ना, वो प्रोबेबिलिटी को ही सिग्निफाई करता। तो ये क्या कह रहा है, y ने y वैल्यू ले ली है, देन x की x वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू क्या है या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है, दोनों एक ही चीजें हैं। तो y के y ले लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है x के x वैल्यू के लेने से, क्योंकि x और y इंडिपेंडेंट हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आप ये कह सकते हो, ये कैपिटल x है, यहाँ पे सफिक्स में कैपिटल x, ये एक्स वाई लिखो या वाई एक्स, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा। तो अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, एक्स वाई जो CDF ने आपने किया था वही चीज़ यहाँ पे उसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, है ना, लॉजिक से बस। तो देखो एफ एक्स वाई क्या हो गया, एफ एक्स एक्स के बराबर, तो ये हो गया एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई इज इक्वल टू, देखो यहाँ से वाई एक्स, तो ये हो गया एफ वाई वाई इंटू एफ एक्स एक्स, तो दोनों तरह से। तो अगर x और y इंडिपेंडेंट हैं
देन द ज्वाइंट पीडीएफ विल नथिंग बट इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल पीडीएफ। सिंपल सी बात है, जैसे E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी होती है E1 इंटू E2 की प्रोबेबिलिटी, तो सिमिलर चीज में ज्वाइंट पीडीएफ भी इक्वल टू हो जाएगा। ज्वाइंट पीडीएफ क्या है, आप एंड रिलेशन के साथ दोनों को देख रहे हो, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ज्वाइंट पीडीएफ प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल पीडीएफ के बराबर है तब वो इंडिपेंडेंट है, और अगर ऐसा नहीं है तो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अब नोट डाल के एक पॉइंट लिख लो, नोट डाल के एक पॉइंट लिख लो बेटा, है ना, क्योंकि इस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। अब कुछ और प्रॉपर्टीज सीडीएफ और पीडीएफ की मैं बता दूंगा, इंटर रिलेशन उसमें बता दूंगा, देन हम नेक्स्ट लेक्चर से क्वेश्चन करने के लायक हो जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है ना। लिखो इस चीज को, ये आप लॉजिकली आप समझ गए, ठीक है ना, ये सब चीज, ठीक है। लिखिए, इफ ज्वाइंट सीडीएफ और ज्वाइंट पीडीएफ, if joint CDF or joint PDF are equal to joint CDF or joint PDF are equal to joint PDF or CDF are equal to the product of individual PDF or CDF. If joint PDF or CDF are equal to the product of individual PDF or CDF, then the random variables are said to be independent. And if the joint PDF and CDF are not equal to product of individual PDF and CDFs are not equal to the product of individual PDF and CDF, then the random variables will be dependent. तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट निकालना है तो क्या करना है, इंडिविजुअल पीडीएफ और सीडीएफ निकाल लो फ्रॉम द ज्वाइंट पीडीएफ एंड सीडीएफ, प्रोडक्ट करके देखो क्या उसी के बराबर आ रहा है, बराबर आ गया तो ठीक है इंडिपेंडेंट, अगर प्रोडक्ट ज्वाइंट के बराबर नहीं आया तो क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। और इस तरह का एक नंबर में क्वेश्चन कभी भी गेट में आ सकता है बेटा, बहुत ज्यादा लाइकली है। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. अब देखो सम मोर प्रॉपर्टीज आप पीडीएफ एंड सीडीएफ लिख लेते हैं और इसके बाद इस लेक्चर को क्लोज करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में यही सब सारी चीजें सीखने वाले हैं हम, ठीक है ना, यही सारी सब चीजें हम सीखने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्वाइंट सीडीएफ एंड पीडीएफ। तो जब भी हमें एंड प्रोबेबिलिटी देखनी होगी दो रैंडम वेरिएबल्स की, देन वी विल यूज दिस ज्वाइंट सीडीएफ एंड पीडीएफ। जैसे कि देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है, ध्यान से सोचना, ध्यान से, ठीक है। अगर हम पहली प्रॉपर्टी पीडीएफ और सीडीएफ के साथ लिखेंगे, रिलेट करते जाएंगे, जो आपका रैंडम वेरिएबल ज्वाइंट सीडीएफ दिया है उसमें स्मॉल एक्स को भी इंफिनिटी कर दिया, स्मॉल वाई को भी इंफिनिटी कर दिया, देन दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। जैसे कि हम सिंगल रैंडम वेरिएबल में देखते थे कि अगर fx है तो स्मॉल एक्स को इंफिनिटी कर दो तो वैल्यू 1 हो जाती थी, है ना। यहां केवल स्मॉल एक्स को इंफिनिटी करेंगे तो यह वाई के बराबर आ जाएगा, है ना। आप यहीं से सोचो, ध्यान से देखो ये कैसे बना सकता है। देखो आपने पहले क्या किया, fxy स्मॉल xy लिया, ठीक है, आपने क्या कर दिया, x को टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, fxy x टेंडिंग टू इंफिनिटी y, यही तो मिला। और ये आपने अभी प्रूव किया था कि अगर मैं x को टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दूं तो आपको क्या मिल जाता है, y का CDF मिल जाता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगेन मैं इसमें फिर से लिमिट y टेंडिंग टू इंफिनिटी कर देता हूं इसी में। तो अब देखो x इंफिनिटी हो चुका है, y को इंफिनिटी कर दो तो यहां क्या आ जाएगा, fx y इंफिनिटी, y की जगह इंफिनिटी, और आएगा क्या
y की जगह इन्फिनिटी। और आपको पता है किसी इंडिविजुअल CDF में अगर वो स्मॉल x का फंक्शन है, स्मॉल x को टेंडिंग टू इन्फिनिटी करे तो उसकी वैल्यू 1 होती है, स्मॉल y का अगर वो फंक्शन है, स्मॉल y को टेंडिंग टू इन्फिनिटी करे तो वो 1 आएगा। तो ये 1 आ जाएगा कि नहीं, देखो इसको प्रूफ कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो इंडिविजुअल वाला लॉजिक आपको पता था कि स्मॉल x टेंडिंग टू इन्फिनिटी या स्मॉल y टेंडिंग टू इन्फिनिटी वो 1 कैसे आता है, तो वहां से ये प्रूफ कर सकते हो। ये क्लियर इतनी बात, ये मिटा दे रहा हूं, ये लॉजिक समझ में आ गया कैसे प्रूफ हो रहा है। तो लॉजिक से आप चीजों को करो, है ना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जो चीजें पढ़े हो उसको यूटिलाइज करने की कोशिश किया करो। ठीक है, ये 1 आ गया। इसी का काउंटर पार्ट क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई डी एक्स डी वाई विल बी इक्वल टू 1। इसी का काउंटर पार्ट। आप क्या कहते थे, एफ एक्स एक्स कैपिटल एफ एक्स एक्स में स्मॉल एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दें तो उसकी वैल्यू 1। जब ज्वाइंट आया तो हमने कहा स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई दोनों को इन्फिनिटी कर देंगे तब 1 आएगा। अगर एक को इन्फिनिटी करेंगे तो दूसरे वाले का CDF बच जाएगा। ठीक है, ये हमने सीखा। सिमिलरली हमने क्या कहा था, एरिया अंडर कर्व PDF, अगर हम एक इंडिविजुअल एक सिंगल रैंडम वेरिएबल का PDF लें और उसका टोटल एरिया अंडर कर्व निकालें तो 1 आएगा, है ना। अब यहां पे ज्वाइंट के केस में क्या हो जाएगा, ज्वाइंट के केस में अगर हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x को माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी y दोनों को रिस्पेक्ट में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डबल इंटीग्रेशन करें तब 1 आएगा। हम सिंगल रैंडम वेरिएबल के केस में क्या करते थे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहां पे ज्वाइंट है तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x एंड y, तो दोनों के रिस्पेक्ट में दोनों की लिमिट क्या हो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, देन क्या, एरिया अंडर दिस PDF कर्व, ज्वाइंट PDF कर्व विल बी इक्वल टू 1, है ना। ज्वाइंट PDF कर्व विल बी इक्वल टू क्या, 1 हो जाएगा कि नहीं, ये हमेशा होगा, है ना। उसी तरह से जैसे आप इंडिविजुअल PDF के केस में आपने किया था, सिमिलरली आप इसको इस तरह से सोच सकते हो, x सैंपल जो रैंडम वेरिएबल x है वो कहां से कहां तक सैंपल ले सकता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। y जो है वो सैंपल्स ले सकता है माइनस इन्फिनिटी से अप टू इन्फिनिटी तक। जितने पॉसिबल सैंपल x के हैं, जितने पॉसिबल सैंपल y के हैं, आप सबको कंसीडर कर रहे हो। अगर ध्यान से सोचो तो यहां आप x के जितने पॉसिबल सैंपल है उनको भी कंसीडर कर रहे हो, y के जितने पॉसिबल सैंपल्स हैं उनको भी कंसीडर कर रहे हो, सारे पॉसिबल सैंपल, और आप ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी के साथ देख रहे हो। और एक तरह से इसको अगर ध्यान से सोचो तो ज्वाइंट जो रैंडम वेरिएबल है उसमें जितने पॉसिबल सैंपल्स हैं सारे आ गए और उनकी आप टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो और टोटल प्रोबेबिलिटी उसकी भी क्या होगी, 1 होगी। दिमाग में लगाओ, अब ध्यान से देखो, एफ एक्स वाई तो क्या रिप्रेजेंट करता था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिप्रेजेंट करता था। इसको मल्टीप्लाई कर दिया dx से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया dy से, तो ये कितने के बराबर आता, x टेक्स द वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू x प्लस dx एंड y टेक्स द वैल्यू बिटवीन y एंड y प्लस dy। इसको मैं थोड़ा सा और, ये x की विसिनिटी में वैल्यू ले और y रैंडम वेरिएबल स्मॉल y की विसिनिटी में वैल्यू ले, मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या कि x स्मॉल x वैल्यू ले रहा है, रैंडम वेरिएबल स्मॉल x, है ना, और एंड y स्मॉल y सैंपल वैल्यू ले रहा है। एक सिंगल सैंपल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है, टेंडिंग टू 0। ये क्या कह रहा है, y से लेके y प्लस dy रेंज में बहुत ही स्मॉल रेंज में वैल्यू ले रहा है। अगर यही dy टेंडिंग टू 0 है तो मैं कह सकता हूं कि ये y इज इक्वल टू y वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी को बात कर रहा है और x इज इक्वल टू x वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। तो ये क्या हो गया, एक ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, कि रैंडम वेरिएबल x स्मॉल x वैल्यू ले रहा है और रैंडम वेरिएबल y स्मॉल y वैल्यू ले रहा है। इन दोनों की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या है, fxy xy dx dy। यही तो है कि रैंडम वेरिएबल x स्मॉल x वैल्यू ले और रैंडम वेरिएबल y स्मॉल y वैल्यू ले, ये प्रोबेबिलिटी कितने के बराबर है, fxy xy dx dy के बराबर है ना। अब रैंडम वेरिएबल x के जितने पॉसिबल सैंपल है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, रैंडम वेरिएबल y के जितने पॉसिबल सैंपल है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, अगर सारे सैंपल हम कंसीडर कर लें तो ये क्या हो जाएगा, अगर x को जितने पॉसिबल सैंपल है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वैल्यूज दे दें, y के जितने पॉसिबल सैंपल है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारी वैल्यू ले ले, तो ये
पूरे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का क्या बन जाएगा, पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा बेटा कि नहीं, पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा कि नहीं। तो अगर x के सारे सैंपल वैल्यूज पे और साथ में y के सारे सैंपल वैल्यूज पे इस प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दें तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा था पहले एक सिंगल पॉइंट, ये क्या बता रहा था, ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल के एक सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी बता रहा था fxy xy dx dy, एक सिंगल सैंपल है ना, जैसे वहां पे हमने लिया था 1 and 3, जैसे हमने वहां पे 1 2 3 4 5 1 and 3 एक सिंगल पॉइंट है किसका, ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल के सैंपल स्पेस का। 1 and 4 एक सिंगल पॉइंट था ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल के सैंपल स्पेस का। 1 and 5 ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल का एक सिंगल पॉइंट था। 2 and आपका 3 एक सिंगल पॉइंट था। 2 and 4 एक सिंगल पॉइंट था। 2 and 5 एक सिंगल पॉइंट था। और ये 6 पॉइंट मिला के बता रहे थे ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल के पूरे सैंपल स्पेस को, और इस पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आई थी। तो fxy xy dx dy क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक सिंगल पॉइंट जो है ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल के सैंपल स्पेस के एक सिंगल पॉइंट x = x एंड y = y की प्रोबेबिलिटी को बता रहा था। अब हम x के जितने सारे पॉइंट्स पॉसिबल हैं और y के जितने सारे पॉइंट पॉसिबल हैं उन सब पे इस प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दें तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी में, ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल में, हम सारे ले लिए, क्योंकि x के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे वो ले लिए, y के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे वो ले लिए। तो हमने क्या कर दिया, ये देखो ना, x और x के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे 1 और 2 वो ले लिए हमने, और कितने y के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे 3 4 5 वो हमने ले लिए। तो इन दोनों से मिलके टोटल सैंपल स्पेस आ गया। तो अगर हम x के सारे सैंपल्स ले लें -∞ से ∞, y के सारे सैंपल ले लें -∞ से ∞, और उन सारे सैंपल्स की प्रोबेबिलिटी का समेशन कर दे तो 1 होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल सैंपल इन ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल का जो सैंपल स्पेस है उसके एक इंडिविजुअल पॉइंट का जो प्रोबेबिलिटी था वो ये था, अप्रॉक्सीमेट प्रोबेबिलिटी ये था। अब ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल में जितने पॉसिबल पॉइंट्स बन सकते हैं तो x के सारे वैल्यूज ले लो, सिमिलरली y के सारे वैल्यू ले लो, एंड रिलेशन के साथ x -∞ से ∞ जितनी वैल्यू ले सकता है और y -∞ से ∞ जितने सैंपल ले सकता है, इनको साथ में देखें तो टोटल सैंपल स्पेस बना देंगे ये ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल का। और एक पॉइंट का प्रोबेबिलिटी ये था, और जितने सारे सैंपल हैं सबकी ये जो प्रोबेबिलिटी है उसको ऐड करते जाओ तो टोटल सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी आएगी, एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू 1 होना ही पड़ेगा, है ना। तो ये लॉजिक है, इसीलिए ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जरूर देखना ये फार्मूला कैसे आया, है ना। तो ये मैं यहां से लॉजिक से आपको समझा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि x जितने सैंपल्स ले रहा है -∞ से ∞ पॉसिबल, और साथ में y जितने पॉसिबल सैंपल्स है -∞ से ∞ ले ले तो उसकी ज्वाइंट सैंपल स्पेस की टोटल, ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल के पूरे सैंपल स्पेस की ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई, एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू 1, है ना। सिंपल सी बात है, ये आ गया, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल वाली प्रॉपर्टी तो पढ़ लिया। अब जो अगली सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हमें कोई रेंज गिवन हो x की और कोई रेंज गिवन हो y की, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी हो तो कैसे निकालेंगे, ज्वाइंट पीडीएफ से। क्योंकि प्रोबेबिलिटी रेंज की निकालने के लिए हम क्या यूज करते थे, पीडीएफ यूज करते थे। तो जैसे देखो, हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी दैट x इज बिटवीन a एंड b, और कंटिन्यूअस में इक्वलिटी यहां हो, यहां ना हो, इट डजंट मैटर। एंड हमें जब भी पीडीएफ यूज करना है तो एंड रिलेशन वाली प्रोबेबिलिटी ही हम निकाल सकते हैं, पीडीएफ को इंटीग्रेट करके दिमाग में बैठा लो, है ना। ये चीज मैं यूज करूंगा। एंड y लेट्स टेक वैल्यू बिटवीन c एंड d। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है कि x a से b के बीच में वैल्यू ले रहा है और y c से d के बीच में वैल्यू ले रहा है, तो इसको निकालना हमें तो कुछ नहीं करना है, a की लिमिट रख देनी है a से b, y की लिमिट रख देनी है c से d, और ज्वाइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट कर देना है बिटवीन दिस लिमिट्स विल गिव दिस प्रोबेबिलिटी, नथिंग एल्स। हमें ज्वाइंट पीडीएफ से अगर एंड रिलेशन की कोई प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रैंडम वेरिएबल x a से b के बीच में वैल्यू ले और रैंडम वेरिएबल y c से d के बीच में वैल्यू ले, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कुछ नहीं करनी है। क्या करना है,
हमें ज्वाइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट कर देना है बिटवीन लिमिट्स ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड बिटवीन लिमिट सी एंड डी विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये वाई की लिमिट है सी डी और ये ए बी क्या है, आप डबल इंटीग्रेशन करना जानते होंगे, मैथ्स में सीखा है। सिंपली जैसे हमें अगर सिंगल पीडीएफ से किसी रैंडम वेरिएबल एक्स की रेंज की प्रोबेबिलिटी निकालनी तो उस रेंज के अंदर सिंगल पीडीएफ का एरिया अंडर करो या सिंगल पीडीएफ को हम इंटीग्रेट कर देते थे उस रेंज में। तो ज्वाइंट पीडीएफ में एंड रिलेशन के साथ, क्योंकि ज्वाइंट पीडीएफ किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड रिलेशन को। ध्यान से देखना, एफ एक्स वाई जब था पी एक्स से लेके एक्स प्लस डी एक्स एंड वाई, वाई से लेके वाई प्लस डी वाई, तो एंड रिलेशन की प्रोबेबिलिटी ही ज्वाइंट पीडीएफ से निकाल सकते हो। ये दिमाग में बैठा लो, दो रैंडम वेरिएबल एंड रिलेशन से कि एक्स इस रेंज में वैल्यू ले और वाई इस रेंज में, देन दैट प्रोबेबिलिटी हैज टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फार्मूला, नथिंग एल्स, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये फार्मूला इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर दूंगा इस फार्मूले से। लोग यूज ही नहीं करते इस फार्मूला का, पता नहीं कितना डर लगता है। इस फार्मूले से मैं बहुत सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर दूंगा। बस जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी होगी उसकी जो लिमिट है ऐसे नहीं गिवन होगी, ऐसे नहीं गिवन होगी। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी ना ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल के केस में, उसकी लिमिट ऐसे नहीं गिवन होगी। जो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है उसकी रेंज आप फाइंड आउट करो कि किस रेंज के लिए ये प्रोबेबिलिटी सिग्निफाई होगी, और अगर वो आपने रेंज पता कर लिया उस लिमिट के बीच में इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। और वो रेंज कैसे फाइंड करना है, वो लिमिट कैसे फाइंड आउट करना है, वो मैं सिखा दूंगा। फिर आपके जो 3 रैंडम वेरिएबल है x3 इज लार्जेस्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे। नॉर्मल तरीके से बहुत मुश्किल होगा और ज्वाइंट पीडीएफ से मैं उसको 2 लाइन में करा दूंगा। बस आपको लिमिट रखना सीखना होगा, और लिमिट रखना सीख गए तो एक मल्टीपल इंटीग्रल करना है, 2 सेकेंड ऑर्डर का या थर्ड ऑर्डर का, 3 रैंडम वेरिएबल हो तो थर्ड ऑर्डर का, 2 रैंडम वेरिएबल हो तो सेकेंड ऑर्डर का, है ना। हमेशा हमेशा सिंपल सी बात है ना। तो जैसे हम सिंगल रैंडम वेरिएबल करते तो उसी तरह से लिंक कर लो चीजों को। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट अमंग द ऑल। जो टफ क्वेश्चंस है बस ये लिमिट आपको ढूंढनी पड़ेगी। अगर आपने प्रॉपर लिमिट ढूंढ ली कि जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल में वो x की किस रेंज के लिए और y की किस रेंज के लिए आएगा, वो इवेंट कब होगी, x की किस रेंज के लिए और y की किस रेंज के लिए, और रिलेशन के साथ होना चाहिए तभी ये यूज कर पाओगे। तो वो अगर रेंज आपने ढूंढ ली तो रेंज में बस इसको इंटीग्रेट करना है, सिंपल एज दैट, नथिंग एल्स। यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट पुट द लिमिट एंड गेट द आंसर। मैं बहुत सिंप्लीफाई कर दूंगा। गेट में कुछ क्वेश्चंस आए हैं उनको 2-2, 3-3 लाइन में, बस इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने में भाई जितना टाइम लगेगा वो तो लगेगा। बस लिमिट आपने सही रख दिया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, उसमें कुछ बचा ही नहीं, है ना। मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अब अगला रिलेशन एफ एक्स वाई और एफ एक्स वाई में देख लेते हैं। del 2 अपान, अगर मुझे पीडीएफ से पीडीएफ निकालना है सीडीएफ से, तो दैट इज नथिंग बट, वहां होता था डी बाई डी एक्स ऑफ सीडीएफ इज नथिंग बट द पीडीएफ। यहां 2 वेरिएबल्स हैं तो हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मतलब जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट मानेंगे, फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y को, क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ठीक है ना। तो कुछ चीजें हमें लिंक करके ध्यान रखनी है, लेकिन उसका लॉजिक क्या है वो समझना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ठीक है। एफ एक्स वाई इसको कर दोगे तो अब ध्यान से बताओ, अगर मुझे एफ एक्स वाई निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन फिर पीडीएफ का कहां से कहां, जब एक होता था तो -∞ टू एक्स एफ एक्स करते थे, अब यहां पे क्या करेंगे, -∞ टू वाई एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये रिलेशन होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ CDF is PDF, then integration of PDF is CDF। वैसे भी देखो एफ एक्स वाई होता क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट x लेस देन आर इक्वल टू x एंड प्रोबेबिलिटी दैट y लेस देन आर इक्वल टू y। तो x की रेंज क्या है, -∞ टू x एंड y की रेंज है -∞ टू y। और अभी आपने कहा x की कोई रेंज हो एंड रिलेशन एंड के साथ y की कोई रेंज हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, उस रेंज में इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो एफ एक्स क्या हो, एफ एक्स वाई क्या होता है, प्रोबेबिलिटी दैट x लेस देन आर इक्वल टू स्मॉल x एंड
y लेस देन आर इक्वल टू वाई, एंड के साथ जुड़े हुए हैं तो हम ये यूज कर सकते हैं। x लेस देन आर इक्वल टू x कौन सी रेंज है, माइनस इन्फिनिटी टू x, y लेस देन आर इक्वल टू y कौन सी रेंज है, माइनस इन्फिनिटी टू y, तो ये a टू b रेंज क्या हो गई, माइनस इन्फिनिटी टू x, ये हो गई माइनस इन्फिनिटी टू y, ये क्लियर, ये आंसर आ गया। सारी चीजें लिंक कर दी, सब कुछ आपको बता दिया, इंडिविजुअल कैसे निकालना है, ये लिंक कैसे करना है, ये सारी, ये फार्मूला आएगा कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के काम, ये फार्मूला आएगा कभी कभी कांस्टेंट के की वैल्यू निकालने को। एक आपको ज्वाइंट पीडीएफ दे देंगे, उसमें एक वेरिएबल होगा के, उसके एक कांस्टेंट के होगा, मतलब वो उसकी वैल्यू गिवन नहीं होगी, उसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी। एक के कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू गिवन नहीं होगी, उसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो पीडीएफ कर्व के अंदर टोटल एरिया हमेशा 1 होता है, जो ज्वाइंट है तो डबल इंटीग्रेशन करके एरिया निकालोगे, है ना, तो दैट विल बी इक्वल टू 1, दैट विल बी इक्वल टू 1, या यहाँ से 1 कर दो, तो वहाँ से 1 निकाल के जब उसको 1 के इक्वेट कर दो, कोई बचेगा के फॉर्म में, इंटीग्रेशन की इधर वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ 1 है तो यहाँ समथिंग के इज इक्वल टू 1, तो के की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से निकालेंगे। और बाकी इंडिविजुअल पीडीएफ सीडीएफ कैसे निकालना है ज्वाइंट से, वो आपको मैंने सिखा दिया। इंडिविजुअल पीडीएफ सीडीएफ कैसे निकालना है उसको थोड़ा सा लॉजिकली समझा भी दिया कि कैसे आ रहा, ताकि आप समझ पाओ। तो ये लेक्चर ज्वाइंट पीडीएफ और ज्वाइंट सीडीएफ का खत्म हुआ। जब 2 या 2 से अधिक, यही 2 या 2 से अधिक आएंगे तो 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, लेकिन 3 और 4 वाले थोड़े टिपिकल होते हैं। 3 और 4 वाले भी हम देखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 4 वाले भी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आए हैं वो देखेंगे, बस, है ना। ज्यादातर आपको 2 रैंडम वेरिएबल बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसी को आप एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो। 3 रैंडम वेरिएबल के केस में कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। तो लॉजिकली चीजों को समझने की कोशिश करो। हाउ द थिंग्स आर रिटन, यहाँ पे जो कंडीशनल है x बाई वाई, वो स्मॉल x y का फंक्शन है ना, वो सब लॉजिक्स आपको समझ में आना चाहिए। वो आ कैसे रहे, वो लिख कैसे रहे, और वो है एक प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का जो रिलेशन है वो समझ में आना चाहिए। इसीलिए जो मैं इन्फॉर्मेशन थियरी में स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ाया हुआ, जॉइंट पीएमएफ पढ़ाया हूँ, इंडिविजुअल पीएमएफ, है ना, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ाया E1 E2, कैसे कंडीशनल निकालते हैं, कैसे ज्वाइंट निकालते हैं, ज्वाइंट का मतलब क्या है, वो सब जरूर देख लेना। यहाँ पे मैंने हिंट दे दिया है, समझ गए होंगे आप, लेकिन वो पढ़ लेना तो आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीधे डबल रैंडम वेरिएबल या 2 रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन लेने वाले हैं। कैसे क्वेश्चंस लेंगे, ज्वाइंट पीडीएफ या ज्वाइंट सीडीएफ गिवन होगा, वहां से इंडिविजुअल पीडीएफ सीडीएफ निकालना होगा, डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी पे कमेंट करना होगा, इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी पे कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी होगी, और कुछ प्रोबेबिलिटीज निकालनी होंगी, जैसे इस रेंज की प्रोबेबिलिटी, या इस रेंज के अलावा कुछ ट्रिकी प्रोबेबिलिटीज भी होंगी, वो निकालने होंगे ना। तो इस तरह के जब क्वेश्चन डील कर लेंगे, देन हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चीज़ों पे मूव करेंगे, जिसमें आपको x1 x2 x3 लार्जेस्ट कैसे निकालेंगे, इस तरह के क्वेश्चन, है ना। 2 रैंडम वेरिएबल x और y हैं, उनका समेशन है एक रैंडम वेरिएबल z, तो उसका पीडीएफ सीडीएफ कैसे निकालेंगे, तो वो चीज़ बचेगी, वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ वाले लॉजिक अगर आपने डेवलप किए हैं तो वो वाली चीज़ बहुत इजीली मैं निकाल के दिखा दूंगा, है ना, फिर हमारा ज्वाइंट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ज्वाइंट में जो आज आपने पढ़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट का मतलब क्या है, एंड रिलेशन, ये पॉइंट पकड़ के रखो, है ना। तो मैं इसको इतनी बार यूज करूंगा क्वेश्चन में ना, लिमिट इतने अच्छे से लिखना सिखा दूंगा कि आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप इजीली आंसर निकाल लोगे, है ना। तो चीज़ों को समझो, बार बार यूज़ करो, और उसको इतना दिमाग में बैठा लो कि कभी कोई क्वेश्चन आए डायरेक्टली कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।